नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ आपका मॉर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करते हो आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोग का मॉर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर अपने नए टॉपिक के साथ दोबारा से अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। कल की क्लासेस आपने देखी होगी, आशा है कि आप सभी को मेरी क्लासेस पसंद आई होंगी। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भारतीय आर्य भाषा का विकास। जहाँ से हमारी भारतीय आर्य भाषा का प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे किस किस भाषा का विकास हुआ, हम आज वो अपनी क्लास में उस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो हमारा जो भारतीय आर्य भाषा का विकास है वो कितने भागों में हुआ, आप लोगों से पूछे तो कितने भागों में हुआ? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्या नाम है तीनों का? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब इनकी समय सीमा तय की गई कि इतने से इतने तक इस भाषा का विकास हुआ, इतने से इतने तक इस भाषा का विकास हुआ। तीनों भारतीय आर्य भाषाओं की जो सीमा थी वो अलग अलग तय की गई। तो सबसे पहले हम आते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसकी समय सीमा कितनी थी? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कितने तक? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। समझ में आया आप लोगों को? कितना था इसका समय? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व, ये याद रखना। उसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास कब से हुआ? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कहाँ तक? 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो विकास हुआ वो हुआ हमारा 1000 ईस्वी से अब तक, जिसमें हमारी हिंदी और हिंदी से पहले बोलने वाली दो जो अपभ्रंश के बाद की और हिंदी से पहले की जो भाषाएं हैं वो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आती है। तो हमने 3 भाषाएं पढ़ी। तो जो हमारे भारतीय आर्य भाषा थे उनके 3 विकास के चरण थे। कौन कौन से? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब इनको भी क्या किया गया कि छोटे छोटे भागों में बांटा गया। इनको छोटे छोटे भाग कौन से थे? जैसे हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो उसके 2 भाग थे। कौन से? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। हमारा जो प्रारंभ हुआ था भाषाओं का वो कहाँ से हुआ था? संस्कृत से। किससे हुआ था? संस्कृत से। तो हमारा जो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा उसको 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन कौन से थे? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। कौन कौन से थे? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो इसको हम याद रखेंगे कि वैदिक संस्कृत का जो समय था वो 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, सॉरी 500 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व या 1000 ईस्वी पूर्व। आपको दोनों ऑप्शन, देखो दोनों तो एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन दोनों ही आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर दोनों में से कोई एक मिलता है तो आपको एक सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो समय है वो कितना है? 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। और जो हमारी लौकिक संस्कृत है उसका कितना है? 800 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। कितना है? 800 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक सॉरी 800 या 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। किसका समय है? लौकिक संस्कृत का। वैदिक संस्कृत का कितना है? 2000 ईस्वी पूर्व से 800 या 1000 ईस्वी पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का कितना है? 800 या 1000 से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। तो ये तो हुई हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब हम आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पे, जिसमें हमने 3 भागों में बांटा। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। 3 भाषाएं कौन सी थी हमारी? 3 भाग कौन कौन से थे? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। 3 हमारी जो 3 हिस्सों में हमने बांटा। अब हम आते हैं कि मेन हिस्से पे। आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि प्रथम प्राकृत किसको कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम प्राकृत है वो प्राकृत को नहीं, पाली को कहते हैं। किसको कहते हैं? पाली को कहते हैं। तो हमने 3 हिस्सों में बांटा। कौन कौन से हिस्से थे? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इन तीनों का नाम क्या क्या था? प्रथम प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत प्राकृत और तृतीय प्राकृत अपभ्रंश को कहा गया। अब आते हैं हम इनके समय सीमा पे बात करते हैं। तो पाली का जो समय माना गया वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। और जो हमारा प्राकृत का समय माना गया वो 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। कितना? 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का जो हमारे, जिसे हम तृतीय प्राकृत कहते हैं, उसका समय कितना माना गया? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ये तो हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हुई, जिसको हमने 3 भागों में बांटा। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली का समय हमने 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक माना।
प्राकृत का समय हमने 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना, और अपभ्रंश का समय हमने 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना। और इसको ही हम प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत कहते हैं। ये तीनों प्राकृत के जो नाम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम प्राकृत से प्राकृत को हम पहली प्राकृत नहीं मानेंगे। इसलिए पहली प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत प्राकृत और तृतीय प्राकृत अपभ्रंश, ये याद रखना आप लोग। अब आते हैं हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पे, जिसकी समय सीमा हमने कितनी मानी थी? 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक। कितनी हमारी? 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक। तो अपभ्रंश के बाद जिन भाषाओं का विकास हुआ, जैसे अभट्ट हो गई, ठीक है, अभद्र हो गई, पुरानी हिंदी हो गई, और उसके बाद हिंदी हुई, ठीक है। तो आपको ये विकास क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्रम से लगाने के लिए आता है कि इन भाषाओं को क्रम से लगाइए। क्रम से लगाइए यानी कि विकास क्रम से, जिस भाषा का विकास पहले हुआ उसको पहले, उसके बाद बाद। तो हमारी जो सबसे पहली भाषा आएगी जिसका विकास सबसे पहले हुआ, वो कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। द्वितीय कौन सी है? पाली। तृतीय प्राकृत, और चौथी कौन सी है? अपभ्रंश। उसके बाद अभट्ट, फिर अभद्र, फिर पुरानी हिंदी और फिर हिंदी, ठीक है। भाषाओं का विकास क्रम आप लोगों को याद हुआ? एक बार और फिर से बोलो। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट, फिर अभट्ट, पुरानी हिंदी और हिंदी। अभट्ट को ज्यादा क्रम में नहीं रखा जाता, ये सिर्फ आपको नाम याद होने चाहिए कि अपभ्रंश के ही बिगड़े हुए रूप को या उसको क्या कहते थे? अभट्ट कहते थे या अभट्ट कहते थे, ठीक है। तो आप लोगों को ये नाम याद रखना चाहिए। तो अपभ्रंश के बाद जिस भाषा का विकास हुआ वो कौन सी भाषा थी? हिंदी, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ? अब हम आते हैं कि हमारे जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, जिसमें 2 भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है, जिसमें वेद शास्त्र लिखे जाते थे, लोक शास्त्र लिखे जाते थे। ये हमारी कौन सी भाषा थी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब हम आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पे, जिसे हम पाली कहते हैं। तो पाली का अर्थ क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि पाली का अर्थ क्या है, तो पाली का अर्थ होता है बेटा संरक्षक। क्या होता है? संरक्षक। पाली का अर्थ होता है पालना। सबसे बड़ा मतलब छोटे से अर्थ में ले लो, संरक्षक भी मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले अर्थ में ले लो, पाली का अर्थ होता है पालना। क्या होता है? पालना, यानी किसी का संरक्षक होना। आप लोग का कोई संरक्षक है ना, आपके गार्जियंस है वो आप लोगों के संरक्षक है ना, उसी तरीके से। तो बौद्ध पाली वो भाषा है जिसमें बौद्ध विचारों को संरक्षित करके रखा गया। जो बौद्ध ग्रंथ थे सब लोग, जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे जाते थे, जो बौद्धों की भाषा थी, वो कौन सी थी? पाली। तो आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए, तो आप लोग को याद होना चाहिए वो किस भाषा में लिखे गए? पाली में। अब आते हैं हम अपभ्रंश पे, प्राकृत पे। पाली के संबंधित कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाली को हमने प्रथम प्राकृत कहा। पाली बौद्ध धर्म में प्रचलित भाषा थी, ठीक है, ये याद रखना। पाली बौद्ध धर्म में प्रचलित भाषा थी और पाली को हमने प्रथम प्राकृत कहा। उसके बाद हमने आए पाली में कच्छायन ने पाली के 8 स्वर 33 व्यंजन माने। कितने? 8 स्वर और 33 व्यंजन माने। याद रखना, किसने? कच्छायन ने। किसने? कच्छायन ने 8 स्वर और 33 व्यंजन माने। टोटल कितने हो गए? 41। कितने हो गए? 41, यानी 41। याद रखना। उसके बाद मोगलाक ने पाली की ध्वनियों की संख्या कितनी मानी? इन्होंने 10 स्वर और 33 व्यंजन कर दिए। कितने? 10 स्वर और 33 व्यंजन। पाली की जो ध्वनियों की संख्या है उनसे लेके प्रश्न पूछा जाता है कि किस विद्वान ने पाली की ध्वनियों की संख्या कितनी मानी। तो हमें याद होना चाहिए कि मोगलान ने 10 स्वर 33 व्यंजन माने, टोटल 43। कच्छायन ने 8 स्वर 33 व्यंजन माने, टोटल 41। ठीक है, कुल मिला के कितने हुए? 41। तो हमें ये संख्या याद हुई। अब हम आते हैं प्राकृत पे। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा गया, ठीक है। प्राकृत प्राचीनतम जन भाषा है। प्राकृत जो है वो प्राचीनतम जन भाषा है, ठीक है। उसके बाद सबसे जो मुख्य चीज थी कि हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता था? हेमचंद्र को। ये कुछ बातें हैं जो प्राकृत के संबंधित आपको याद रखनी है। एक तो उसका समय सीमा, दूसरे उसको प्राकृत को दूसरे नाम क्या था वो, और तीसरा कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता था, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा। उसके बाद हम आते हैं अपभ्रंश पे।
तो सबसे जो हमारी जो विकास क्रम है उसके बाद जब हमने अपभ्रंश पढ़ा, आप लोग ने जब हिंदी साहित्य की तैयारी शुरू करी होगी या जो कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो उनमें अपभ्रंश नाम सबसे ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि अपभ्रंश में हमारी आदिकाल तक आते आते बहुत सारी रचनाएं होने लगी थी, इसलिए अपभ्रंश वहाँ पे प्रचलित हो गया था। ठीक है, तो जो अपभ्रंश है हमारे लिए भाषा में मुख्य है, तो उसको हमें उस तरीके से पढ़ना होगा। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा गया। क्या कहा गया? संधिकालीन भाषा। ठीक है, इस अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या था? संधिकालीन भाषा। अपभ्रंश का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिला, ठीक है, इसके दो तीन चीजें, एक सर्वप्रथम प्रयोग है, एक उदाहरण है, सर्वप्रथम इसका ग्रंथ भी है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया। ये प्रश्न को हमें याद रखना पड़ेगा कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा जाता है। प्रयोग पूछा जाता है, उदाहरण पूछा जाता है, या इसकी सर्वप्रथम रचना पूछी जाती है, या इसका सर्वप्रथम कवि पूछा जाता है। तो इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा कि सर्वप्रथम जो हमारी अपभ्रंश का जो सर्वप्रथम प्रयोग हमें मिला वो किस में मिला? पतंजलि के महाभाष्य में। किसमें? पतंजलि के महाभाष्य में। याद रखना, पतंजलि का ग्रंथ था कौन सा? महाभाष्य। उसमें हमें अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग मिला। उसके बाद हम आते हैं कि पतंजलि का सर्वप्रथम उदाहरण हमें किसमें मिला? भरत मुनि के काव्य शास्त्र के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन से थे? भरत मुनि। कौन से थे? कौन से विद्वान थे? भरत मुनि। उनका ग्रंथ कौन सा था? नाट्य शास्त्र, जिसमें अपभ्रंश का सर्वप्रथम उदाहरण मिला। याद हो गया आपको? अपभ्रंश का सर्वप्रथम उदाहरण किसमें मिला? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें मिला? पतंजलि के महाभाष्य में। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अपभ्रंश को किशोरीदास वाजपेयी ने ला की भाषा कहा। ला जो हम बनाते हैं, जैसे उनको क्या कहा? उनको ना नहीं कहा, जिसमें हम जैसे हम किरण लिखते हैं तो किरण में हमारा वो डा मिलता है ना, उसकी। अपभ्रंश को किशोरीदास वाजपेयी ने ला की भाषा कहा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ना का प्रयोग बहुत कम मिलता था, इसलिए उन्होंने क्या कहा? किशोरीदास वाजपेयी ने ला की भाषा कहा। अपभ्रंश को दंडी ने अभीरों की भाषा कहा। क्या कहा? अभीरों की भाषा, अभिरोक्ति भाषा भी बोलते हैं जिसको। कहीं कहीं पे अभीरों की भाषा की जगह अभिरोक्ति भाषा भी मिलता है। उसके बाद अपभ्रंश को अन्य नाम कौन से थे? क्या बोला जाता है इनको? अभी मैंने बताया था आपको, अभट्ट, अभत्त, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभीरी भाषा, अभिरोक्ति भाषा आदि नामों से भी जाना जाता था। तो अपभ्रंश के जो हमारे अन्य नाम थे वो कौन कौन से थे? अभट्ट, ग्रामीण भाषा, अभीरों की भाषा, अभिरोक्ति भाषा, ठीक है, और देसी भाषा नामों से भी जाना जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम पहले पहल बल्लवी राजाधान सेन द्वितीय के शिलालेख में मिला, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का कवि कहा था। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में मिला, तो क्या होगा? बल्लवी राजा धानसेन द्वितीय के शिलालेख में। याद रखना, आपको ये क्वेश्चंस यहाँ से बहुत छोटी छोटी लाइनों से उठाए जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ लगातार कि पुराने प्रश्न पत्र देखो और उन्हीं प्रश्न पत्र के अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू करो। आप मेरे चैनल्स को देखोगे, आप इसमें वीडियो देखोगे, आप मैं उतनी ही वीडियो डालती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत लगती है, क्योंकि फालतू का मुझे नहीं पढ़ाना कुछ भी, इसलिए। उसके बाद हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले बल्लवी राजा धानसेन द्वितीय के शिलालेख में मिला। इतना हो गया, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि कहा था। हो गया इतना कंप्लीट। रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में 6 भाषाओं का वर्णन किया था, जिसमें से एक कौन सी थी? अपभ्रंश। कौन सी थी? अपभ्रंश। अब बच्चे आप लोग देख रहे होंगे कि अपभ्रंश का जो प्रयोग और जो जहाँ जहाँ जैसी जैसी छोटी छोटी चीजें मिली वो किस किस में मिली? पतंजलि के महाभाष्य में सर्वप्रथम उसका प्रयोग मिला, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम उसका उदाहरण मिला, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बल्लवी राजा धानसेन द्वितीय के शिलालेख में उसका प्रयोग मिला। तो आप लोगों को इससे चीजें स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? भविष्यत कहा, आप लोगों ने भविष्यत कहा रचना सुनी है किसकी? धनपाल की। भविष्यत कहा अपभ्रंश का प्रबंध काव्य माना जाता था। किस भाषा का? अपभ्रंश का प्रबंध काव्य किसे माना गया? भविष्यत कहा को, जिसकी रचना धनपाल ने की थी। याद रखना, जिसकी रचना धनपाल ने की थी। धनपाल कृत भविष्यत कहा को अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य माना गया था। ये हो गया आपको।
7वीं से लेके 11वीं सदी तक का जो समय था, डॉक्टर हरदेव बहारी ने उसे अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा। अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा। अब आप लोगों को स्वर्णकाल किसी और युग को भी कहा गया, याद करो। कल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। और आज मैं ये क्वेश्चन छोड़ती हूँ कि किस युग को स्वर्णकाल कहा गया। अभी ये तो अपभ्रंश का स्वर्णकाल है, लेकिन किसी युग को स्वर्णकाल और कहा गया है। तो किस युग को कहा गया है कि किस युग को कहा गया? 7वीं से लेके 11वीं शताब्दी के जो समय सीमा थी उसको अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा। किसने? हरदेव बहारी ने। किसने कहा? हरदेव बहारी ने। ये हो गया आप लोगों के लिए। उसके बाद हम जाते हैं उदय नारायण तिवारी द्वारा जो अपभ्रंश के स्वर माने गए थे वो 10 थे। कितने थे? 10 थे। और व्यंजन कितनी थी? 30। 10 स्वर और 30 व्यंजन माने गए उदय नारायण तिवारी के अनुसार। टोटल कितने हो गए? 40। कितने हो गए? 40। तो हमने अपभ्रंश की अभी चीजें पढ़ी, अपभ्रंश की ध्वनियों की संख्या देखी, कितनी मानी गई? 40। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपभ्रंश की कुछ विशेषताएं देखते हैं। अपभ्रंश भाषा उकार बहुला है। जब हम बोलियों को पढ़ेंगे ना, वहां पे पढ़ेंगे हम उकार बहुला, आकार बहुला क्या होता है। तो अपभ्रंश को जो विशेषता है कि अपभ्रंश क्या है? उकार बहुला है। उसके बाद अपभ्रंश के 2 वचन 2 ही लिंग होते हैं। कितने? 2 वचन और 2 ही लिंग होते हैं। अपभ्रंश का जो सर्वप्रथम कवि माना गया वो कौन है? स्वयंभू। किसको माना गया? स्वयंभू। और उनकी रचनाएं कौन सी है? पयमचरु। कौन सी है? पयमचरु। पयमचरु। ठीक है, पयमचरु को अपभ्रंश की रचना माना गया है। और अपभ्रंश का सर्वप्रथम कवि किसको माना गया? स्वयंभू को। स्वयंभू का समय क्या था? 8वीं शताब्दी। क्या था? 8वीं शताब्दी। इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखा था? पयमचरु। पयमचरु किस पे आधारित था? रामकथा पर। रामकथा में जो पयमचरु लिखा गया था उसमें कितने कांड थे? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस रचना से जो बनता है वो यही है कि इसमें कितने कांड थे। इसमें 5 कांड थे। इसमें 5 कांड कौन कौन से थे और कौन कौन से नहीं थे? नहीं थे वो याद करो आप लोग, होने वाले तो याद हो जाते, लेकिन जो नहीं थे वो याद करो। इनमें कौन कौन से नहीं थे? किष्किंधा कांड और अरण्य कांड। किष्किंधा कांड और अरण्य कांड नहीं था इसमें। ठीक है, याद रखना कि जो हमारे रामचरितमानस में जो 7 कांड है उनमें से किष्किंधा कांड और अरण्य कांड इसमें नहीं था। ठीक है, फिर आते हैं महापुराण रचना जो 10वीं शताब्दी में लिखी थी। किसने? पुष्पदंत की। पुष्पदंत ने। अब पुष्पदंत को भी अपभ्रंश भाषा का ही कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को भी अपभ्रंश भाषा का ही कवि कहा जाता है। ठीक है, महापुराण इनकी रचना है, याद हुआ। स्वयंभू की रचना कौन सी है? पयमचरु। और पुष्पदंत की रचना कौन सी है? महापुराण, जिसमें 63 महापुरुषों का इसमें वर्णित किया है। कितने का? 63 महापुरुषों का वर्णन किया है। फिर हम आते हैं अभट्ट पर। किस पे आते हैं? अभट्ट पर। अभट्ट जो है वो अपभ्रंश का ही बिगड़ा रूप है। ठीक है, अभट्ट का जो समय माना गया वो 900 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी माना गया। कितना? 900 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी माना गया। 14वीं सदी तक साहित्य में इसका प्रयोग होता रहा। अभट्ट के बारे में आप लोग एक नॉर्मली बात सुनो कि 14वीं सदी तक साहित्य में इसका प्रयोग होता रहा। सुनीति कुमार चटर्जी को अभट्ट भाषा को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहा। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, अभी मैंने बताया ना कि अपभ्रंश के बाद अभट्ट आई, उसके बाद पुरानी हिंदी आई, फिर हिंदी आई। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी ने। किसको कहा? अभट्ट को। याद रखना, अभट्ट को सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहा। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद लक्ष्मीधर द्वारा रचित प्राकृत पैगलंबन की भाषा को वंशीधर ने अभट्ट कहा। प्राकृत पैगलंबन एक ग्रंथ का नाम है जिसकी रचना किसने की है? लक्ष्मीधर ने की है। और उसकी भाषा को वंशीधर ने क्या कहा? अभट्ट भाषा में लिखी हुई रचना माना। याद रखना कि अभट्ट भाषा में लिखी हुई रचना कौन सी मानी? कौन सी मानी? बताओ मुझे। प्राकृत पैगलंबन। प्राकृत पैगलंबन को अभट्ट भाषा में लिखी हुई रचना मानी। किसने? वंशीधर ने। ठीक है, याद रखना ये चीज। उसके बाद हम देखते हैं कि अभट्ट भाषा में एक जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी आदिकाल की रचना है वो कौन सी है? राउलवेल। कौन सी है? राउलवेल, जहां से हमारा नक्सिक वर्णन का प्रारंभ होता है। जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तब हम इस रचना के बारे में अधिक पढ़ेंगे। उसके बाद अभी हमारा जो राउलवेल है, राउलवेल को
अवट भाषा में लिखी हुई रचना माना। प्राकृत पेगलंबन को लक्ष्मीधर ने अवट भाषा में, लक्ष्मीधर द्वारा रचित प्राकृत पेगलंबन को वंशीधर ने अवट भाषा की रचना कहा। किसने कहा है ये याद रखना, वंशीधर ने, किसी एक विद्वान ने कहा था कि ये अवट भाषा में लिखी गई है। उसके बाद राउलवेल को अवट भाषा की रचना माना। अब हमारा अवट के बाद कौन सा आया, पुरानी हिंदी। क्या आई हमारी, पुरानी हिंदी, ठीक है। अपभ्रंश के बाद की भाषा को हमने पुरानी हिंदी कहा। पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब जो पुरानी हिंदी नाम दिया गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो नाम दिया, इस नाम को मानने वाले एक और विद्वान हुए थे। कौन थे, राहुल सांकृत्यायन। कौन थे, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। और पुरानी हिंदी को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाष हिंदी का क्या कहा, प्राकृत भाष हिंदी। समझ में आया आप लोगों को कि पुरानी हिंदी को प्राकृत भाष नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, चंद्र शर्मा गुलेरी ने। और उसके बाद क्या बोलते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, पुरानी हिंदी। याद हो गया आप लोगों को, पुरानी हिंदी किसने कहा, चंद्र शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन ने। प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हरदेव बहानी ने लिखा कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत है कि रोड़ा कवि, अभी राउलवेल जो रचना बताई ना, राउलवेल जिसकी रचना थी वो कौन थे, रोड़ा कवि, कि एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं, ठीक है। इन्होंने ये स्वीकार किया। अब हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा भी, अपभ्रंश पढ़ा। अपभ्रंश से ही हमारा अवट का विकास हुआ और अवट से ही हमारा पुरानी हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने समझा कि कौन सी भाषा हमारी सर्वप्रथम थी, संस्कृत। फिर हमारी पाली आई, फिर हमारी पाली के बाद कौन सी भाषा आई, प्राकृत आई। और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश के बाद हमारी अवट आई, और अवट के बाद पुरानी हिंदी, और फिर हमारी विकसित हुई हिंदी। तो ये तो हुआ हमारा जो भारतीय आर्य भाषा था, जो हमारी भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास क्रम था वो हमने देखा कि हमारी जो भारतीय आर्य भाषा का जो विकास क्रम कहाँ से प्रारंभ हुआ, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। इनका हमने समय देखा, 2000 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, ठीक है। उसमें हमने अलग अलग भागों में बांटा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भाषा हिंदी, ठीक है। ये हमने विकास क्रम देखा। पाली के संबंधित जितनी भी विशेषताएं थी मैंने आपको बताई, प्राकृत से संबंधित जो जो मुख्य तथ्य थे वो आपको बताए, और अपभ्रंश से संबंधित जो जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताई। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में अवट और पुरानी हिंदी आई। पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया। प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किस रचना की कौन सी महत्वपूर्ण किस भाषा की कौन सी महत्वपूर्ण रचना थी वो मैंने आपको बताई। आज की क्लास में पढ़ेंगे इतना ही। अब हम जो अगली क्लास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बोलियों पे, ठीक है। तो जो हमारा विकास क्रम था आप एक लाइन में रट जाइए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, पुरानी हिंदी, हिंदी, ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, पुरानी हिंदी और हिंदी। आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद। कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।